नमस्कार दोस्तों, E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो है जी विभक्ति का परिचय, विभक्तियों के प्रकार के बारे में। ये बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में 2 नंबर की बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 101% पूछी जाती है। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दिया है विभक्तियों का परिचय। विभक्तियाँ जो है 7 प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती हैं। लेकिन बोर्ड परीक्षा में जो है इनके दूसरे प्रकार तरीके से पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आती हैं। सबसे पहले दी हुई है आपकी विभक्ति जो है अमितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि। देखिए ये एक विभक्ति है, उसका जो है सूत्र है अमितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि। अब इस विभक्ति में जो है इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए इस तरीके से मैंने कहा था अभी कि ये पूछी जाती हैं। तो जिसमें जो है जहाँ आए जिन उदाहरणों में अमितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि, यानी ये सूत्र आपको याद करना होगा। तो इन शब्द ये शब्द जिसमें मिलते हैं, जिस उदाहरणों में मिले होंगे, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो अब इन शब्द जहाँ जहाँ ये शब्द मिलेंगे हमें, वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये याद रखना होता है। अभिता का मतलब होता है चारों ओर, परिता का मतलब होता है सब ओर, समया का मतलब होता है समीप और निक्सा का मतलब भी समीप होता है। हा जो है शोक के लिए प्रयुक्त किया जाता है और प्रति का मतलब और होता है। तो अमिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी अपि, और ये शब्द जिन उदाहरणों में मिलते हैं वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं, किस तरीके से उदाहरण पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो शुरू करते हैं उदाहरणों को। देखिए दिए हैं, देखिए बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए सारे उदाहरण हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी देखते हैं, दिया हुआ है ग्रामम समया विद्यालय अस्ति। ग्रामम समया, तो ग्रामम समया मतलब समय आया, और हमने कहा था जहाँ भी समया, निक्सा ऐसे शब्द आएंगे वहाँ पे जो है कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी। तो इसमें दिया है गांव के समीप विद्यालय है, इसका अर्थ होता है गांव के समीप विद्यालय। ग्रामम समया विद्यालय अस्ति। देखिए 2020 में ये पूछा गया है उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई? इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी? द्वितीय विभक्ति। इसी तरीके से अगला उदाहरण दिया है हा दुष्टम। हा शब्द हमने कहा था शोक के लिए प्रयोग किया जाता है हा शब्द, तो हा दुष्ट। ये भी देखिए इस तरीके से। अगला वाला दिया है विद्यालयम अभिता वृक्षा संति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। अभिता का मतलब देखिए अभिता शब्द आया इनमें, तो ये भी 2020 में पूछा गया है जेड सेट में। यह है गृह परिता। इसमें भी देखिए परिता शब्द मिला हमें, तो गृह यानी घर के चारों ओर। ये 2019 CPCR में पूछा गया था। अगला उदाहरण देखते हैं, दिया है विद्यालय निक्सा जलाशय अस्ति, यानी विद्यालय के समीप। निक्सा का मतलब क्या होता है? के समीप जलाशय है। फिर दिया है कृष्णा परिता गांव संति। तो इसमें दिया कृष्ण के चारों ओर गाय हैं। तो अब ये देखिए सारे उदाहरणों में वही जो हमने अभी बताया था आपको शब्द मिलता है, वही शब्द मिले हुए हैं। अमिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी अपि। तो आपको ये शब्द याद रखने होंगे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये शब्द रहे तो आपसे जो है उदाहरण के अर्थ समझने में भी आसानी होगी और उनकी विभक्ति पहचानने होगी। तो अमिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी अपि मतलब द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखते हैं आगे। अगला जो दिया है योनांग विकार। योनांग विकार में जो है जिस विकृत अंग के द्वारा, अंगी यानी अंगों वाला जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं का विकार प्रकट होता है, उस अंग में हमें तृतीय विभक्ति होती है। यानी योनांग विकार जहाँ भी दिया होगा, जिस अंग के बारे में हमें जो है कुछ विकृति प्रकट हो रही होगी या कुछ कमी प्रकट हो रही होगी, वहाँ जो है उसमें जो है उदाहरण में तृतीय विभक्ति का बोध होगा। अब कैसे होगा इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण दिए हुए हैं, सारे बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसी तरीके से बोर्ड में उदाहरण के तौर पे पूछे जाते हैं। अब दिया है दिनेशः पदेन खज्जः अस्ति, यानी दिनेश पैर से लंगड़ा है, यानी खराब है। दिनेश का पैर जो है खराब है। अब अभी जो बताया कि योनांग विकार में जो है क्या होता है कि जहाँ भी योनांग विकार की बात आती है वहाँ कौन सी विभक्ति हो जाती है? वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। तो जब योनांग विकार की बात करेगा जिस उदाहरण में, वहाँ कौन सी विभक्ति होगी? वहाँ जो हो जाती है तृतीया विभक्ति, यानी कौन सी? तृतीय विभक्ति होगी। अब इन उदाहरणों में देखेंगे मोहन नेत्रेण काणा अस्ति, यानी मोहन नेत्र से काणा है। तो इसमें
देखो नेत्र से कहाँ है, यानी उसका अंग, नेत्र यानी आंखें उसकी बेकार है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय विभक्ति हो गई। अक्षणः काड़ा, आँख का काड़ा। सुरेशा सिरसा खलवाट, यानी सुरेश सिर से गंजा है, खलवाट। सा पदेन खजा, वह पैर से लंगड़ा है। गिरधर कारणेन बधिरा अस्ति, गिरधर कान से बहरा है। फिर दिया है भिक्षुकः पदेन खजा अस्ति, भिक्षुक पैर से लंगड़ा है। तो इस तरीके से सब में जो है योनांग विकार की बात की गई है, सारे अंगों में कोई ना कोई विकार व्यक्त किया गया है। तो इस में जो है क्या होता है कि तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। यदि योनांग विकार की बात की जाए तो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है। देखिए सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं और ये उदाहरण इसी तरीके से पूछे गए, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। ये देखिए ये उदाहरण तो बहुत बार पूछे गए और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अब अगला जो दिया हुआ है संयुक्ति प्रधाने आता है। तो संयुक्ति प्रधाने में क्या होता है, सह के योग में अप्रधान में होती है तृतीय विभक्ति। अब सह के योग में अप्रधान का मतलब हुआ कि जो प्रधान क्रिया यानी कर्ता का साथ देता है। अब यहाँ हमें ज़्यादातर सह शब्द मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा, सह, यानी कि जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ दे रहा होगा, यानी कर्ता के साथ होगा या साथ दे रहा होगा, उसमें जो है कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। ये भी तृतीय विभक्ति का ही संयुक्त प्रधान जो आता है। योनांग विकार भी और तृतीय विभक्ति में आते हैं और संयुक्त प्रधान भी तृतीय विभक्ति में आते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में उदाहरण पूछे जाते हैं। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। अब दिया है सुनीता पुत्रेण सह गच्छति। देखिए सह मिल गया हमको, इससे भी हमें साबित होता है कि यहाँ हमारा जो है कौन सा होगा, संयुक्त प्रधान है, यानी तृतीय विभक्ति होगी। अब इसका मतलब क्या होता है, सुनीता पुत्र के साथ जाती है, यानी कर्ता के साथ, हमने कहा था पहले भी। अगला उदाहरण दिया पुत्रेण सह पिता गच्छति, यानी पुत्र के साथ पिता जाता है। देखिए ये भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा के ही सारे उदाहरण हैं। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन को गई। रामा लक्ष्मणेन सह गच्छति, राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। गुरुणा सह शिष्या अपि आगच्छति, गुरु के साथ शिष्य भी आता है। अहमपि त्वया सार्ध यास्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो इन सब में कर्ता के साथ की बात हो रही है, अर्थात यहाँ कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय विभक्ति, सह प्रधान, सह तृतीय विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे। और याद रखिएगा सह के योग में जब सह जरूर मिलेगा, यानी साथ चलने की बात कर रहा होगा। जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ दे रहा हो, जो भी उसमें प्रधान क्रिया होगा उसमें कर्ता का साथ दे रही होगी, तो वहाँ तृतीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति। और संयुक्त प्रधाने, तृतीय विभक्ति। देखते हैं अगला अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी में क्या होता है, अपादान पंचमी में विभक्ति होती है अपादान में, तो इसमें अपादान होता है, अपादान में अलग होने का भाव प्रकट होता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में जो है पंचमी विभक्ति होती है। अब लेकिन इसको पहचाने कैसे कि अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, तो इसमें अलग होने के भाव प्रकट हो रहा होगा, यानी कि मूलकर्ता से इसमें अलगाव होने की बात होगी, अलग होने की बात होगी, से अर्थ प्रकट हो रहा होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं आगे, इस तरीके से आते हैं। देखिए वृक्षात फलानी पतंती, यानी वृक्षात फलानी पतंती मतलब वृक्ष से फल गिरते हैं, यानी वृक्ष से फल जो है अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पे, यहाँ जो हो जाएगी वो आपकी पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात फलम पतंती, यानी वृक्ष से फल गिरता है। रामः विद्यालयात गृह गच्छति, यानी राम विद्यालय से घर जाता है। तो विद्यालय से घर के लिए वो निकल गया, यानी विद्यालय को उसने छोड़ दिया है, अलगाव हो रहा है। वृक्षेभ्य पुष्पाणि पतंती, वृक्ष से फूल गिरते हैं, यानी पतते हैं या गिरते हैं। सोपानात आपतत, यानी सीढ़ी से गिरा। त्वम कूपात जलम आन्य, यानी तुम कुएं से जल लाओ। गंगा हिमालयात निसृति,
गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ भी देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही। तो अलगाव की बात जहाँ आती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, यानी से बीच में जरूर आता है। से के लगने से जो है पता चल जाता है कि यहाँ पंचमी विभक्ति है और अलगाव की बात होती है। ये 2020 में पूछा गया है। तो आगे अगला देखते हैं। अगला दिया है नमः नमः स्वास्ति स्वाहा स्वाधा अलवसट योगाच। अब इतना बड़ा दिया है तो कैसे याद हो, तो इसके हमें कुछ शब्द ध्यान रखते हैं। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवसट, इतने शब्द याद रखने हमें। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवसट। एक बार और, नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवसट अलवसट। तो इस तरीके से इन जो शब्द आएंगे, इन शब्दों के योग में हमें कौन सी विभक्ति देखने को मिलेगी, हमें चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलेगी। जहां ये शब्द दिए होंगे वहां हमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलती है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। अब हमें याद रखना है नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवसट। जहाँ ये शब्द मिलेंगे, जिन उदाहरणों में मिलेंगे, वहाँ कौन सी विभक्ति होगी, वहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं कि कैसे हमें जो पता चलेगा कि इन उदाहरणों में चतुर्थी विभक्ति है। तो अब देखते हैं। देखिए हमें याद रखना है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए यहाँ हमें मिल गया नमः, मिला यानी गणेश जी को नमस्कार। तो हमें अभी पढ़ा था कि नमः मिले या स्वाहा मिले या स्वधा मिले, इस तरीके से कोई भी शब्द मिले तो हमें वहाँ कौन सा जो है मिलेगा देखने के लिए, हमें चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए यहाँ भी नमः शब्द मिला। रामाय स्वाहा, राम के लिए स्वाहा। इंद्राय वषट, इंद्र के लिए भेंट। स्वास्ति तुभ्यम, यानी तुम्हारा कल्याण हो। सुखदेव नमः, सुखदेव को नमस्कार। सूर्याय स्वाहा, सूर्य के लिए स्वाहा। प्रजाभ्य स्वास्ति, प्रजा का कल्याण हो। पुत्राय स्वास्ति, पुत्र का कल्याण हो। देवेभ्य स्वाहा, देवताओं के लिए। तो इन सारे शब्दों में हमें जो है पहचान जरूर मिल रही है, जिसकी वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें कौन सी विभक्ति है। अब इनको देखिए, सब सारे उदाहरणों में हमें जो है, देखिए सभी उदाहरणों में जो है नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवसट देखने को जरूर मिले हैं। नमः स्वाहा स्वास्ति, ये सारे शब्द हमें देखने को मिल रहे हैं। बस इतना ही हमें याद रखना है इसमें कि नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलवसट अगर देखने को मिलेंगे तो हमें कौन सी विभक्ति पहचान लेनी है। उदाहरण में हमें तुरंत चतुर्थी विभक्ति में जाना है, सीधे हमें लगाना है कि चतुर्थी विभक्ति। बोर्ड में पूछा जाएगा कि आप इनमें से जो है कौन सी विभक्ति है, तो हम बता देंगे कि चतुर्थी विभक्ति है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें और लाइक करें। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अगला दिया है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे में क्या होता है, जहाँ स्वामी तथा सेवक, जन्य तथा जनक, कार्य तथा कारण इत्यादि के मध्य कोई संबंध दिखाए जाते हैं, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। इस सूत्र का अर्थ है कि अन्य विभक्तियों के आधार पर ना बताई जा सकने वाली बातों को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। अच्छा, जहाँ अन्य विभक्तियाँ कोई आधार ना बताई जा सक रही हों, वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति होती है। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। उदाहरण से और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसके उदाहरण दिए, कृष्णस्य पुस्तकम, यानी कृष्ण की पुस्तक। राज्ञा पुरुष, राजा का पुरुष। अब देखिए कोई अन्य, देखिए अभी इसमें पढ़ा था कि जो है किसी न किसी का संबंध जहाँ स्वामी का सेवक से होगा, या जन्म का जनक से होगा, कार्य का कारण से होगा। तो इस तरीके से सारे उदाहरणों में दिया है। रामस्य माता, यानी राम की माता। सुदामा कृष्णस्य मित्रमस्ति, सुदामा कृष्ण के मित्र थे। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। सुमित्रा लक्ष्मणस्य माता अस्ति, सुमित्रा लक्ष्मण की माता है। कृष्णस्य पिता वासुदेवः, कृष्ण के पिता वासुदेव हैं। सुग्रीव रामस्य सखा आसीत, सुग्रीव राम के सखा थे। रामायणस्य कथा, रामायण की कथा। अब ये देखिए बोर्ड परीक्षा में भी पूछे हुए उदाहरण हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर स्वामी तथा सेवक, जन्म तथा जनक और कार्य तथा कारण इत्यादि के बारे में बात की जाती है। अगला देखते हैं। अगला दिया है यातश्च निर्धारणम। अब यातश्च निर्धारणम में यानी यदि किसी
कि अपने समुदाय में विशिष्टता दिखाई जाती है तो समुदाय वाचक शब्द में जो है सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होती है। अगर किसी की समुदाय में विशिष्टता दिखाई जाए तो समुदाय वाचक शब्द में जो है कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखते हैं इसमें, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके लिए हैं सुयस छात्राणा श्रेष्ठा, यानी छात्रों में सुयस श्रेष्ठ है तो उनके समुदाय में यानी छात्रों के ग्रुप में जो है सुयस श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पर जो है हमने कहा था उसमें जो है कौन सी होती है, तो षष्ठी होती है या सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए इसलिए 2020 में भी पूछा जा चुका है। ऐसे दिया है आपका अगला, गोसु व कपिला श्रेष्ठा, यानी गायों में कपिला श्रेष्ठ है। बालकेशु सौरभ श्रेष्ठा, बालकों में सौरभ श्रेष्ठ है। नदीना व गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। छात्रासु स्वास्थ्य श्रेष्ठा, छात्राओं में स्वाति श्रेष्ठ है। काव्येषु नाटका रम्मा, काव्यों में नाटक सुंदर है। छात्रेषु राकेशा श्रेष्ठा, छात्रों में राकेश श्रेष्ठ है। देखिए ये पूछा गया 2020 में और 19 में भी पूछा जा चुका है। नगरेषु प्रयागा श्रेष्ठा अस्ति, नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है। छात्रासु मंजरी श्रेष्ठा, छात्राओं में मंजरी श्रेष्ठ है। और रामः सर्वेशा श्रेष्ठा, राम सभी में श्रेष्ठ है। तो ये जो है इनमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है जहाँ किसी समुदाय विशेष के लिए श्रेष्ठता दिखाई जाती है उनमें से, तो वहाँ कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ऐसी वीडियो पाने के लिए।